हमारी पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है, जिसका कारण है इस पर हरियाली है और जिसका श्रेय जाता है पृथ्वी की वनस्पतियों को। वनस्पतियाँ प्रतिफल हैं स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के अंतरक्रिया का। इसीलिए पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक वनस्पतियों के क्षेत्रीय वितरण में असमानता मिलती है और इसी तरह से भारतवर्ष में भी कन्याकुमारी से कश्मीर और गुजरात से अरुणाचल तक वनस्पति में क्षेत्रीय विविधता मिलती है। वनस्पतियों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि वनस्पतियाँ हमारी पृथ्वी पर जीव जगत हैं और वनस्पतियाँ ही आधार हैं अन्य सभी जीवों का, अर्थात समूचा प्राणी जगत वनस्पतियों पर ही आश्रित है। मानव और जीव, चाहे वह शाकाहारी हों चाहे वह मांसाहारी हों, वनस्पतियों पर ही आश्रित होते हैं। आइए हम आज देखते हैं इम्पॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का महत्व या उनसे लाभ। यहाँ स्पष्ट होना जरूरी है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। क्या हम वनस्पतियों के महत्व की चर्चा करेंगे या हम वनों के महत्व की? निश्चित रूप से दोनों में अंतर है। वन बड़े वृक्ष होते हैं जिसमें मोटे तने होते हैं, उनकी ऊंचाई अधिक होती है, उनकी कैनोपाई अधिक होती है, जबकि वनस्पति के अंतर्गत बड़े वृक्ष वन भी आते हैं, श्रब, स्क्रब, झाड़ियाँ भी आती हैं और घासें भी आती हैं जिनके पास तने ही नहीं होते, केवल पत्तियों से ही उनका अस्तित्व रहता है। इस तरह से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है वनस्पतियों का महत्व लिखिए, उत्तर कुछ और होगा, वनों का महत्व लिखिए, उत्तर कुछ और होगा। आज हम देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का क्या महत्व है, स्पेशली उसमें वनों का क्या महत्व है। महत्व और लाभ दोनों एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि वन आज लाभकारी हैं, वनस्पतियाँ आज लाभकारी हैं, पहले नहीं थी। प्राचीन काल से ही हमारे मुनियों ने इस चीज़ की चर्चा किया है कि वन बहुत परोपकारी वृक्ष, वन परोपकारी प्रजाति के जीव होते हैं। जैसे नदियाँ, जैसे बादल, वैसे ही वन। इसके लिए एक श्लोक कहा गया है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः नदन्ति सस्यं न चुवारिवाह परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात इस पृथ्वी पर वृक्ष अपना स्वयं का फल नहीं खाते हैं, वो किसी को देते हैं। नदियाँ न अपना जल पीती हैं न संचित करती हैं, वो किसी के लिए हैं। और इसी तरह से वारिवाह, जल को प्रवाहित करने वाले, लाने वाले बादल फसलों को सींचते तो हैं लेकिन फसल का उपयोग नहीं करते। इस प्रकार से जो विभूतियाँ सज्जन लोग हैं वह परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं, उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं निहित होता। इस प्रकार से प्राचीन काल से वृक्षों के पूजने की परंपरा चली आ रही है और वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति की भी चर्चाएं हमारे पुराणों, साहित्य और हमारे सनातन धर्म में हैं। आज वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से सामने है जो चर्चा की बात है और विश्व की सभी सरकार यूएनओ के संरक्षण में वृक्षारोपण कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ हमें देखना है कि क्या महत्व है इन वनस्पतियों का। वनस्पतियाँ दो तरह से हमको कुछ देती हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट। आइए हम देखते हैं कि वनस्पतियाँ हमको किस तरह से प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देती हैं। जब तक वृक्ष जीवित है, खड़ा है, इतने रूपों में हमको कुछ न कुछ देता रहता है जिसको हम हाथ से प्राप्त करते हैं, अपने प्रयोग में लाते हैं। लेकिन वृक्ष के सूखने के पश्चात
इतनी चीज़ें हमको वृक्ष से प्राप्त होती हैं जो हम हाथ से प्राप्त कर अपने स्वार्थ में प्रयोग करते हैं। उसी के साथ वनस्पतियाँ अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे पर्यावरण को मजबूत करती हैं, कुछ न कुछ प्रदान करती हैं। क्योंकि हमने चर्चा किया कि वनस्पतियाँ स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल के अंतर क्रिया का प्रतिफल हैं, अर्थात इन्हीं मंडलों से वह अपना शरीर धारण करती हैं और जीवन निर्वाह करती हैं। इसलिए निश्चित रूप से अगर ये परोपकारी हैं तो इनको बदले में कुछ न कुछ देंगी। क्या देंगी, आइए हम देखते हैं। हम देखते हैं कि जब तक वृक्ष है उसकी जड़ है, तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, बीज हैं, फल हैं, तब तक निश्चित रूप से ये सब किसी न किसी रूप में मानव को ये अपनी वस्तुएं प्रदान करती हैं। और इसका विवरण आप फल की चर्चा कर सकते हैं। और पत्तियों का प्रयोग विशेष रूप से मैन्योर, खाद के लिए और बर्निंग, जलाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से फूलों का प्रयोग चाहे पूजा में हो चाहे दवा के रूप में किया जाता है। विभिन्न फलों के बीज का प्रयोग और बीज का प्रयोग भी खाने के लिए किया जाता है। और स्पाइसेस यानी मसाले भी मसाले भी वृक्षों से ही हमें प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि वृक्ष जब सूख जाता है या जिंदा नहीं रहता तब उसका क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। हाउस बिल्डिंग मटेरियल, इन वृक्षों की लकड़ियों से घर तैयार किए जाते हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सघन वन मिलते हैं, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भारतवर्ष के पूर्वी भाग में विशेष रूप से असम और अरुणाचल में भी घर बनाने में लकड़ियों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। वनों की लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर इंडस्ट्री में, अर्थात चेयर, टेबल, सोफ़ा या अन्य घरेलू सामानों के बनाने में किया जाता है। और इसी तरह से लंबरिंग इंडस्ट्री समूची कड़ी लकड़ी और मुलायम लकड़ी के वनों पर ही आधारित होती है। पल्प, पेपर एंड पल्प एंड मैच इंडस्ट्री, मुलायम लकड़ी के वृक्षों जैसे शंक्वाकार प्रजाति के वृक्षों पर जो कोनिफेरस होते हैं, विशेष रूप से उच्च अक्षांशों और ऊंचे पर्वतों पर पाए जाते हैं, वहाँ पर भी इन लकड़ियों का प्रयोग कागज़ और लुगदी और माचिस या दिया सलाई उद्योग के लिए किया जाता है। जैसे भारतवर्ष में बृहद हिमालय पर मिलने वाले कोनिफेरस, देवदार, स्प्रूस, पर्च इत्यादि लकड़ियों के। और इसी तरह से यूज फॉर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, इन लकड़ियों का प्रयोग कृषि के उपकरणों जैसे फावड़ा, कुदाल इत्यादि के तैयार करने में भी किया जाता है, जिससे कृषि कार्य सुगमता से होता है। मेडिसिन, अगला बिंदु है मेडिसिनल पर्पज से, अर्थात औषधीय उद्देश्य से भी लकड़ियों का प्रयोग होता है, उनकी पत्तियों का, छालों का, जैसे नीम वृक्ष का। अगला है टाइडल फॉरेस्ट, विशेष रूप से ज्वारीय वन जो तटीय भागों में पाए जाते हैं, भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इनको डेल्टाइक फॉरेस्ट भी कहते हैं। इनका भी प्रयोग विशेष रूप से नाव बनाने के लिए किया जाता है और यह विशेष महत्व के हैं तटीय भागों में समुद्री अपरदन से तट की सुरक्षा के लिए। इस तरह से वृक्ष जब तक जीवित हैं तब तक उनका हम विविध ढंग से प्रयोग करते हैं और उनके सूखने के बाद उनकी लकड़ियों का, पत्तियों का और उनकी जड़ों का प्रयोग भी अनेक प्रकार से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लाभ तो वनों से है ही, लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ भी 3 मंडलों को मिलता है। स्थल मंडल, जिस पर वो खड़े रहते हैं, या वृक्ष अपनी जड़ों से जिस स्थल मंडल से चट्टान चूर्ण अर्थात सैंड, सिल्ट, क्ले और कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि मिट्टी के तत्वों को प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से वृक्ष उस मिट्टी, उस धरा या स्थल को वापस भी करते हैं, जैसे फार्म सॉइल बाय वेदरिंग। वृक्ष अपनी जड़ों से चट्टान या स्थल
के कड़े संरचना को तोड़ देते हैं, जिसको चिलेशन कहा जाता है। इस प्रकार वह कड़ी चट्टान अपक्षयित हो जाती है और उससे वह चट्टान अपक्षयित होकर चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी अस्तित्व में आती है। दूसरा महत्व है कंट्रोल सॉइल इरोजन। यदि वृक्ष की जड़ों ने मिट्टी को विकसित किया तो निश्चित रूप से उस मिट्टी को हटाने वाले जो इरोजिव एजेंट हैं, अपरदनात्मक संघटक हैं, उनको प्रतिबंधित करती है, रोकती है, ताकि उनके द्वारा तैयार उपजाऊ मिट्टी को कोई हटा न सके। अर्थात वर्षा के जल से, हवा के वेग से या अन्य प्रक्रमों से वह वृक्ष अपनी जड़ों, पत्तियों से मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको तैयार किया है। नेक्स्ट बिंदु है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू सॉइल। मिट्टी से अगर ये वृक्ष चट्टान से यदि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि पोषक तत्व लेते हैं तो परोपकारी हैं, बदले में उस मिट्टी को पोषक तत्व देते भी हैं। कैसे? अपनी पत्तियों को मिट्टी में मिलाकर पत्ती सड़ जाती है और उसके पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। अगला बिंदु है कंट्रोल लैंडस्लाइड। पहाड़ के ढलानों पर बरसात के समय में होने वाले भूस्खलन से भी यह वृक्ष अपनी जड़ों से उस स्थल को बांधे रहते हैं और वर्षा के जल से, भूस्खलन से उस क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। इसीलिए तो पर्वतीय क्षेत्रों पर, जैसे हिमालय पर यदि वन काटे जा रहे हैं तो वहाँ भूस्खलन की घटनाएं अधिक बढ़ रही हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत। इसीलिए तो राज्य और केंद्र सरकार वृक्षारोपण पर विशेष बल दे रही है कि उस भूमि को भूस्खलन से सुरक्षित रखा जा सके। अगला इनका योगदान स्थल मंडल में है मेंटेन सब सरफेस मॉइस्चर। स्थल मंडल में ये वृक्ष वर्षा के जल को अपनी जड़ों से फिल्म वाटर के रूप में रोक लेते हैं और वह वर्षा का जल अधिक नीचे नहीं जाने पाता। इसलिए ऐसे पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या पठारी क्षेत्र जहाँ वनस्पतियाँ सघन हैं, जल स्तर ऊपर ही मिलता है। इसके विपरीत जहाँ वनस्पतियाँ नहीं हैं, जैसे राजस्थान में, वहाँ जो कुछ वर्षा होती है उसका जल नीचे चला जाता है, आधा संरचना में वृक्ष नहीं है। भला कौन रोकेगा फिल्म वाटर? इसलिए राजस्थान और पश्चिमी भारत में भूमिगत जल स्तर अत्यधिक नीचे है, जो एक संकट है, स्थल मंडलीय संकट है या कह लीजिए जलमंडलीय संकट है। अब हम देखते हैं कि हमारे वृक्ष एटमॉस्फेयर से भी कुछ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन सिंकिंग हो रही है और हमारा पर्यावरण शुद्ध करते हैं। निश्चित रूप से वह अगर वायुमंडल से लेते हैं तो उनका कुछ योगदान वायुमंडल के लिए है भी। जैसे कार्बन सिंकिंग, हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, बर्फ गल रही है, सी लेवल उठ रहा है, समुद्र तल उठ रहा है, भूमध्य रेखीय द्वीप, तटीय भूभाग डूब रहे हैं, जो एक पर्यावरणीय समस्या है। लेकिन हमारे वृक्ष जो परोपकारी हैं वह इस चुनौती को अकेले झेलने को तैयार हैं, क्योंकि वह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और इससे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। इसे कार्बन सिंकिंग कहा जाता है। इसीलिए तो हमारी सरकार, यूनेस्को, यूएनओ सब के सब वृक्ष लगाने पर अधिक बल दे रहे हैं और भारत सरकार भी पूरे भूभाग के 33% क्षेत्र पर वृक्षारोपण की पॉलिसी बनाई है। दूसरा बिंदु है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। हमारी वनस्पतियाँ पृथ्वी पर ऑक्सीजन के स्रोत हैं। यदि ये वायुमंडल की विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रही हैं तो बदले में ऑक्सीजन दे रही हैं प्राणी जगत के लिए। विशेष रूप से सघन जंगल
जैसे अमेजन बेसिन के सघन जंगल को हार्ट लंग ऑफ द अर्थ कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि वहाँ के सेल्वा वन आज भी अधिक सघन हैं और विश्व में सबसे अधिक ऑक्सीजन विसर्जित करने के स्रोत हैं। अगला बिंदु है कंट्रोल विंड स्पीड। वृक्ष पवन की गति को धीमा कर देते हैं। पवन विशेष रूप से हानिकारक होती है कहाँ की? उष्ण मरुस्थलों की, जो अधिक मात्रा में बालू हटाकर उपजाऊ क्षेत्रों, नगरीय भागों जैसे दिल्ली तक लाती है, जो एक पर्यावरणीय समस्या है। लेकिन वृक्ष वहाँ पर लगाई गई ग्रीन बेल्ट उस पवन की स्पीड को धीमा करते हैं और बालुका स्तूपों का स्थानांतरण नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली महानगर की सुरक्षा के लिए उसके पश्चिम में राजस्थान की तरफ 1.6 किलोमीटर चौड़ी हरित पेटी लगाई गई है। इसका उद्देश्य ही है बालुका स्तूपों के स्थानांतरण पर नियंत्रण। अगला है रेगुलेट टेम्परेचर। वृक्ष तापमान को नियमित करते हैं। सूरज तपिश देता है और निश्चित रूप से जहाँ नग्न चट्टानें हैं वहाँ पर दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण की मात्रा अधिक होने के कारण, आल्बेडो अधिक होने के कारण तापमान बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ सघन वन है, वृक्ष हैं, वह सूर्य से आने वाली शार्ट वेव को अवशोषित कर लेते हैं, लॉन्ग वेव को भी अवशोषित कर लेते हैं और उस बढ़े हुए ताप को वाष्पोत्सर्जन क्रिया में परिणत कर देते हैं। इसीलिए जहाँ वन हैं, वृक्ष हैं, वहाँ शीतलता रहती है, लोकल वार्मिंग नहीं होती है, प्रादेशिक वार्मिंग नहीं होती है। लेकिन जहाँ वृक्ष नहीं हैं, जैसे थार के डेजर्ट में, निश्चित रूप से उस क्षेत्र में तापमान बहुत बढ़ जाता है। भारतवर्ष में ही अगर देखें, एक ही लगभग अक्षांश पर स्थित राजस्थान और पूर्वांचल का अर्थ हुआ असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन सब क्षेत्रों में तापमान में पर्याप्त अंतर होता है। अर्थात पूर्वी भारत में तापांतर कम होता है क्योंकि वृक्ष उसको नियमित कर देते हैं, जबकि राजस्थान में तापमान भी अधिक होता है, तापांतर भी अधिक होता है और वहाँ का डेजर्ट, वहाँ का बालू उसको नियंत्रित नहीं कर पाता। इसी तरह से इवेपोट्रांसपिरेशन, अर्थात हम लोगों ने चर्चा किया कि किस तरह से यह तापमान जो शुष्क तापमान होता है इसको आर्द्र तापमान में परिणत कर देते हैं और उसकी खुश्कता ख़त्म हो जाती है और यह तापमान आर्द्रता युक्त होता है जिसमें हमारे पृथ्वी पर जीवधारी वास करते हैं। अगला है इंक्रीज ह्यूमिडिटी। आर्द्रता भी बढ़ाता है अपने क्षेत्र के आसपास। इसका कारण है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन। इसका उदाहरण राजस्थान में इंदिरा कैनाल के सहारे फैली वनों की एक सघन पेटी में आप देख सकते हैं। अरावली के ठीक पश्चिम जोधपुर और अन्य जिलों में शुष्कता अधिक होती है, आर्द्रता कम होती है, जबकि गंगानगर, सूरतगढ़ या इंदिरा कैनाल के सहारे जैसलमेर अन्य जिलों में आर्द्रता की मात्रा बढ़ गई है और वहाँ की खुश्कता कम हो गई है। अगला महत्व इनका है काज, रेनफॉल। यह वर्षा भी कराते हैं। वृक्ष वर्षा कैसे कराते हैं? यदि सघन वन हैं, उनके ऊपर से बादल गुजर रहे हैं, बादलों में सापेक्षिकता 99% है, 100% पर ही रेनफॉल होती है, 1% कम है और उनको नमी नहीं मिल रही है। इसलिए सैचुरेशन लेवल, संतृप्त तल तक नहीं पहुंच रहे हैं बादल, न हो रही है वर्षा। लेकिन वृक्ष कहते हैं नहीं, मैं वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन द्वारा आपको हे बादल 1% नमी दे रहा हूँ।
जैसे ही बादलों को 1% नमी मिली वैसे ही 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिकता हुई और बादल बरस पड़े। इस प्रकार विश्व की सभी सरकारें यह जान गई हैं कि वृक्ष वन वर्षा कराते हैं। यदि हम पृथ्वी को वर्षा युक्त करना चाहें तो हमें वन लगाने की आवश्यकता है। इस तरह से हमारे वृक्ष, हमारे वन एटमॉस्फेयर से अगर कुछ लेते हैं तो एटमॉस्फेयर को बहुत कुछ देते हैं, जिसके बिंदुओं को आपने देखा। अब बचा बायोस्फीयर। वृक्ष बायोस्फीयर का ही एक पार्ट है, जीवमंडल का ही एक पार्ट है, जो अन्य प्रजाति के वृक्षों, झाड़ियों, घासों तथा विभिन्न प्रजाति के फौना अर्थात जीवों के अस्तित्व का आधार है। और इसमें मुख्य बिंदु हैं प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। यह वन या वृक्ष चिड़िया और अन्य जानवरों के लिए शरण होते हैं, अर्थात चिड़ियों का बसेरा रात में वृक्षों के लताओं पर, झाड़ियों पर ही होता है और वही वृक्ष, उनकी पत्तियां, उनके फल ही इन चिड़ियों के और इन जानवरों के भोजन होते हैं। इस तरह से समूचे जीव जगत का आधार वृक्ष ही है। दूसरा महत्व है सर्व डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड फूड चेन एंड फूड वेब। हम ट्रॉफिक लेवल में पढ़े थे कि सबसे निचला आधार वनस्पतियों का ही होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उस पर डिपेंड करने वाले शाकाहारी होते हैं, उन पर डिपेंड करने वाले मांसाहारी होते हैं। इस तरह से हर्बीवोर, कार्निवोर, आम्निवोर, डाइवर्सिवोर ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर बनता है। इस पोषण स्तर का मुख्य आधार, प्रथम आधार वनस्पतियाँ ही हैं। जहाँ पर वनस्पतियाँ सघन होंगी, निश्चित रूप से वहाँ पर उन पर आश्रित हर्बीवोर, डाइवर्सिवोर, हर्बीवोर, कार्निवोर, डाइवर्सिवोर अधिक होंगे और वहाँ का पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल रिच होगा। उसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रसायन चक्र अधिक तेज चलेगा। जैसे भारतवर्ष में देखें तो उत्तरी पूर्वी भारत में यह पोषण स्तर या इकोसिस्टम अधिक मजबूत होगा, लेकिन पश्चिम भारत, राजस्थान में जहाँ वनस्पतियाँ कम होगी वहाँ का पोषण स्तर धीमा होगा और वहाँ पर फूड चेन और फूड वेब भी उतना उलझा हुआ नहीं होगा। लेकिन जहाँ सघन वन होंगे वहाँ का यह पोषण स्तर, इकोसिस्टम अधिक मजबूत होगा। अगला महत्व है मेंटेन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। यह उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक मजबूत रखते हैं। जैसे केरला में और तटवर्ती भाग, गुजरात तथा पूर्वी भारत में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह तेज और जैव भू रसायन चक्र और जल चक्र भी अधिक तेज होता है अपेक्षाकृत भारत के पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में। अगला महत्व है इन्वायरमेंट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यह इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के जल चक्र को भी नियंत्रित करता है और जल चक्र इस पृथ्वी पर पादप समुदाय और जीव समुदाय के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। और यह जल चक्र पर्यावरण का संतुलनकारी कारक है और विशेष रूप से जितना ही अधिक वनस्पतियाँ होंगी उतना ही अधिक वह मिट्टी से जल लेंगी, वाष्पोत्सर्जन करेंगी, वायुमंडल में नमी रहेगी, वर्षा की संभावनाएं होंगी। और एक तो बृहद जल चक्र होता है महासागरों से स्थल के बीच, दूसरा स्थल के बीच ही अर्थात वनाच्छादित क्षेत्रों से वन विहीन क्षेत्रों के बीच भी एक जल चक्र चलता है। उस जल चक्र को मजबूत करने में वनस्पतियों की विशेष भूमिका होती है। यह रहा वनस्पतियों में अंतर और उनसे होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ, और प्रत्यक्ष लाभ में 2 और अप्रत्यक्ष लाभ में 3। इस तरह से वन हमारे
इस पृथ्वी को हरा करने में विशेष भूमिका और ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रोल करने में तथा वह स्थल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल को एक सुदृढ़ पर्यावरणीय आधार देते हैं। इसलिए हमारे विश्व की सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष लगाने की नीति पर विशेष बल दे रही है।